अच्छा तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा है कि आज मैं जिस टॉपिक के साथ आया हूं ना, इसके ऊपर हम लोग एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं जहां पे हमने भट्टी साहब को थोड़ा सा एक्सपोज करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पे थोड़ी सी कमियां रह गई थी। तो उन कमियों को जो भट्टी साहब ने कल वीडियो डाली है बाबर आजम की इनिंग को लेके, जिसके ऊपर भट्टी साहब का थंबनेल था कि मीडियोकर माइंडसेट, उसके बारे में आज हम थोड़ी सी बात कर लेंगे। क्योंकि मुझे भट्टी साहब से लेके ना कुछ सवाल पूछने हैं, मुझे लाजमी उन सवालों के भट्टी साहब से जवाब चाहिए। असल में ना पता है क्या सीन हुआ, भट्टी साहब ने बाबर आजम की इनिंग को किया है ब्रेक डाउन। अब जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा। भट्टी साहब को पहले तो बाबर आजम के स्ट्राइक रेट से मसला था कि बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत स्लो स्ट्राइक रेट है बाबर आजम का, जिसकी वजह से बाबर आजम टीम में फिट नहीं बैठते। लेकिन बाबर आजम ने अब अगर इनिंग खेली है 58 रन्स की 138.09 के स्ट्राइक रेट से, तो भट्टी साहब को अब ये मसला है कि बाबर आजम की इनिंग जो है वो स्टार्ट स्लो था। भट्टी साहब ऐसी तो कोई बात हुई नहीं थी, आपने तो कहा था कि 140 वाला स्ट्राइक रेट नहीं चलेगा। खैर लेम एक्सक्यूजेस नहीं करेंगे, अब हम चलते हैं अपने सही मुद्दे की तरफ। भट्टी साहब से ना मेरा पहला सवाल तो यही होगा कि भट्टी साहब, अगर तो आपका यही एनालिसिस का तरीका है या आपके एनालिसिस के यही पैरामीटर्स हैं कि इनिंग को ब्रेक डाउन किया जाए, तो क्या ये पैरामीटर्स आपके हर एक प्लेयर्स के ऊपर लागू होता है या सिर्फ इन्हीं दो प्लेयर्स के ऊपर लागू होता है, रिजवान और बाबर आजम? क्योंकि हमने जब भी कोई आपकी तरफ से एक नया एक्सपेरिमेंट देखा है ना, वो हम लोगों ने देखा है सिर्फ बाबर आजम के ऊपर या रिजवान के ऊपर। एक और वीडियो मैं आपके ऊपर बनाऊंगा, वो जो आपने एक वीडियो बनाई है ना, हीरो या विलन एशिया कप 2025 से पहले बाबर आजम और रिजवान को लेके, मैं जरा उसके बारे में भी आपसे खुल के बात करूंगा। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये पैरामीटर्स आपके बाबर आजम और रिजवान के लिए हैं या बाकी पूरी टीम के लिए भी हैं? दूसरा सवाल, दूसरी बात मेरी ये आपसे कि जो आप बाबर आजम के फैंस को डडू फैंस बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि बाबर आजम ने 10 साल ऑलमोस्ट हो गए बाबर आजम को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए। बाबर आजम ने ये रिस्पेक्ट अर्न की है अपनी बैटिंग के जरिए, अपनी पर्सनैलिटी के जरिए, अपनी हम्बलनेस के जरिए, कि लोग बाबर आजम को पसंद करते हैं। बाबर आजम वो है जो पाकिस्तान के लिए क्रिकेट को सेल करता है। क्योंकि अगर आपने ये तो एशिया कप के अंदर भी देख लिया होगा कि बाबर आजम टीम के अंदर नहीं था तो पाकिस्तान की जो है वो टिकटें नहीं बुक हो रही थी। पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस कोई देखने नहीं जा रहा था। वो जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस हुए तो उसके अंदर 10% अवाम जो है वो पाकिस्तान की थी और 90% अवाम जो है वो इंडिया की थी, सिर्फ इसीलिए कि उस टीम के अंदर बाबर आजम नहीं थे। क्योंकि बाबर आजम उस टाइम के ऊपर एक बेतुके तरीके से निकाले गए थे टीम के अंदर से। क्योंकि अगर तो बाबर आजम मेरिट के ऊपर निकाले गए होते, स्ट्राइक रेट का मसला होता, तो इस तरह तो मेरे हिसाब से साहिबजादा फरहान की भी जगह नहीं बनती। स्टिल साहिबजादा फरहान का जो स्ट्राइक रेट है वो बाबर आजम के स्ट्राइक रेट से कम है, ठीक है? उसके बाद जो है सलमान अली आगा तो दूर दूर से टीम के कप्तान नहीं नजर आते थे। उसके बाद उस्मान खान की जगह नहीं बनती थी। खैर उस्मान खान तो अभी आए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें खुशदिल शाह, तो खुशदिल शाह तो पता नहीं कहां से आ गए, खुशदिल शाह की भी जगह नहीं बनती थी। तो मेरे आपसे ये सवाल है कि अगर तो, खैर बात दूसरी तरफ चली गई, आप जो है वो बाबर आजम के फैंस को डडू फैंस बोलते हैं। जो बाबर आजम ने रिस्पेक्ट अर्न की है, जो लोग बाबर आजम को पसंद करते हैं, आप उन लोगों को डडू फैंस बोलते हैं। तो इस तरह तो आपके भी यूट्यूब के ऊपर मेरे ख्याल में कोई 3.5 लाख से ज्यादा फॉलोइंग है, लोग आपको बहुत ज्यादा जानते हैं, पहचानते हैं। तो इस हिसाब से तो आपका भी एक नाम बाबर आजम के फैंस या आपके हेटर्स की तरफ से रख देना चाहिए, कोई बेहतरीन सा नाम करके। जिस तरह आप डड्डू फैंस बोलते हैं बाबर आजम के फैंस को, तो शायद इसी तरह आपका भी कल को कोई नाम रख दे तो आपको बुरा लगेगा। और दूसरी मैं बात कहना चाहता हूं कि आप जो है आज इसी वीडियो के अंदर डिसरिस्पेक्ट और पता नहीं एक और आपने कोई लाइन बोली थी उसकी बात कर रहे थे, ओपिनियन की, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात कर रहे थे और डिसरिस्पेक्ट की बात कर रहे थे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो वर्ड है, स्पेसिफिक वर्ड है डड्डू फैंस, क्या ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है किसी की? प्लीज मुझे इसके बारे में भी बताइएगा। और उसके बाद जो है आपने एक बात की कि आजकल लोग जो हैं वो
20 बॉलों के ऊपर 50-60 की तरफ जा रहे हैं, ऐसा ही है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो भट्टी साहब ये 300 का स्ट्राइक रेट बनता है, और मुझे नहीं लगता कि चंद एक दो प्लेयर के अलावा इतनी तेज इनिंग कोई खेलने की काबिलियत रख सकता है इस वक्त। और मेरे जहन में तो सिर्फ इस वक्त एक ही आ रहे हैं और उसका नाम है अभिषेक शर्मा, क्योंकि असल बेसबॉल क्रिकेट तो खेल ही अभिषेक शर्मा रहा है। उसके अलावा अगर आपके जहन में कोई नाम आता है तो प्लीज मुझे बताइएगा, जो 20 बॉलों के ऊपर 50 रन मार रहा हो इस पीरियड के अंदर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई मार रहा होगा। अगर मार भी रहा होगा तो वो कोई मिडिल ऑर्डर का प्लेयर होगा या लोअर मिडिल ऑर्डर का प्लेयर होगा, लाइक मैक्सवेल हो गया, लाइक टिम डेविड हो गया, ये लोग मारे होंगे। या तो फिर वो एज यूजुअल हमारे जो वेस्ट इंडीज वाले लोग हैं वो लोग कर सकते हैं ये काम। उसके अलावा तो मुझे सिर्फ एक अभिषेक शर्मा नजर आता है जो आज के दिन ये 20 बॉलों के ऊपर 50 रन मारने की काबिलियत रखता है। मैं 60 की तरफ नहीं जाता क्योंकि 60 झूठ है। उसके बाद आ जाओ जी, एक और आपने बात की जी कि बाबर आजम ने जो शुरू के 21 रन किए आई गेस 20-22 बॉलों के ऊपर, उसके अंदर बाबर आजम ने 2 चौके तो लिए एज के ऊपर, वो जो मिस फील्ड का चौका भी आपने उसके अंदर गिनवाया। चले एक मैं मानता हूं जो बाबर आजम का कैमरन ग्रीन ने एज लगा वो एक जो था वो एज के जरिए चौका आया था। दूसरा एक पॉइंट के ऊपर जो है वो लगा, लेकिन वो मिस हिट नहीं थी, वो जोर से मारा गया हुआ शॉट था, उसको आप मिस हिट नहीं कह सकते। और दूसरी ये जो आपने डीप स्क्वायर लेग वाली बात की, तो मुझे प्लीज ये बताइए कि क्या ये जो चौका गया ये बाबर आजम ने उस प्लेयर को बोला था कि भाई इसको छोड़ दे, या दूसरी बात ये कि क्या ये चीज जो है वो एज होके गई थी बॉल, या बाबर आजम ने उसको खुद नहीं खेला था, कैसे गई थी? मतलब कि आप कह रहे हैं कि एज होके गई, तो प्लीज मुझे बताइएगा कि ये एज होके कैसे वहां तक जा सकती है अगर बाबर आजम ने ये शॉट खुद नहीं खेली थी। उसके बाद भट्टी साहब आपने एक बहुत अच्छी बात की कि बाबर आजम ने जो है वो 20 बॉलों के ऊपर 22 रन किए या 23 रन किए, जितने भी किए, और आपने जो है कहा कि ऑस्ट्रेलिया वाले जो हैं वो बाबर आजम को ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मुझे ना ये बात आपकी बहुत पसंद आई, पता है क्यों? क्योंकि मेरा सवाल ना बिल्कुल इसी के रिलेटेड है। मैं भी ना यहां से सिर्फ आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता हूं, और वो गुजारिश ये है कि एज अ पाकिस्तानी हम जो बाबर आजम की रिप्लेसमेंट आई थी यानी कि साहिबजादा फरहान, उन्हीं को ही ले लेते हैं, क्योंकि आपके नजदीक, हमारे नजदीक, पाकिस्तान के सब लोगों के नजदीक साहिबजादा फरहान इस वक्त T20 का पाकिस्तान की तरफ से सबसे बेहतरीन प्लेयर है। तो गुजारिश ये है कि सिर्फ जो साहिबजादा फरहान ने एशिया कप के अंदर नॉक खेली है ना, उनका आप मुझे ब्रेक डाउन करके दे दे इसी तरीके से कि एक बॉल के ऊपर 3 बॉलों के ऊपर 1 रन, 6 बॉलों के ऊपर 1 रन। आई जस्ट वांट टू नो कि आप उस बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि जहां तक मुझे याद है ना, या मेरे हिसाब से एक बंदा जो 50+ % की डॉट कर रहा हो, तो उसने अगर 50 बॉलें भी खेली हैं तो उसमें से 25 बॉलें तो डॉट है। तो एक ये तरीका कि हर बॉल के ऊपर सिंगल आ रहा है, यानी 5 बॉलों के ऊपर 5 रन आगे एक बुरा बॉल मिल गया तो उसके ऊपर बाउंड्री लग सकती है। तो इसके हिसाब से अगर आप चौका भी लगाएं तो आपके 1 ओवर के अंदर 9 स्कोर है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ पहली बॉल के ऊपर छक्का मारो और आगे 4 बॉलें डॉट करके आखिरी बॉल पे सिंगल करो, तो मुझे तो इन दोनों के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है कि ये दोनों चीजें तो बिल्कुल एक अलग चीजें हैं। ये दोनों स्कोर एक ही है ऑलमोस्ट, लेकिन बनाने का तरीका अलग है। एक में आपके पास डॉट्स आ रहे हैं, एक में आपके पास डॉट्स नहीं आ रहे। तो प्लीज मुझे ना ये इस चीज का भी एक ना वो करके दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप इसी पैरामीटर को अप्लाई करें साहिबजादा की एशिया कप वाली इनिंग्स के अंदर। उसके अंदर आप बेशक साउथ अफ्रीका वाली भी इनिंग्स ले सकते हैं T20 की, श्रीलंका वाली भी ले सकते हैं, लेकिन प्लीज मुझे ना करके दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ये करके देंगे। आपने जो है वो शहीनशाह और बुमराह को जो है वो कंपेयर करने की कोशिश की थी कि शहीनशाह अफरीदी को बहुत ज्यादा रन लग गए दूसरे मैच के अंदर पर्थ स्कॉचर और ब्रिस्बेन हीट के दरमियान, जहां सब प्लेयर्स को जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल रन लगे थे। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि शहीनशाह को रन नहीं लगने चाहिए थे, क्योंकि उसी दिन जो है वो दूसरी तरफ इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का 5वां T20I चल रहा था, उनके तरफ भी जो है वो 213 स्कोर लगे साउथ अफ्रीका को, और क्विंटन डी कॉक ने मारना शुरू किया था तो लग रहा था कि सबको मारेंगे।
और अर्शदीप को जो है वो अर्शदीप सिंह को भी स्कोर लगे, वरुण चक्रवर्ती को भी स्कोर लगे, हार्दिक पांड्या को भी जो है वो 3 ओवरों में आई गेस 31 रन लगे। तो मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि उस मैच के अंदर बुमराह को 4 ओवरों में 17 रन लगे और बुमराह ने जो है वो 2 आउट भी किए। लेकिन बात सारी ये है कि ये जो फैसिलिटीज इंडिया के प्लेयर्स के पास हैं, जो स्ट्रक्चर इंडिया ने अपने प्लेयर्स को बना के दिया है, जो इन्वायरमेंट इंडिया ने अपने प्लेयर्स को दिया है, क्या सेम वही इन्वायरमेंट पाकिस्तान के प्लेयर्स के पास भी है? क्योंकि अगर आप देखें इंडिया के स्ट्रक्चर को, तो जहां कोई छोटी लीग आती है या जहां कोई छोटी सीरीज आती है, जैसे कि अगर इंडिया ने श्रीलंका या बांग्लादेश या किसी भी छोटी टीम के खिलाफ खेलना हो, तो अपने जितने ही बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको कहते हैं भाई तुम लोग रेस्ट करो, इनको जाने दो, इनको जाके खेलने दो, हारें जीते इनके सर दर्द है, तुम लोग रेस्ट करो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, तुम्हें हम लोगों ने रखा हुआ है बड़े मैचेस के लिए, बड़ी लीग्स के लिए, बड़ी सीरीज के लिए, बड़े टूर्नामेंट्स के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम शहीन शाह अफरीदी को देखें, तो शहीन शाह अफरीदी के पास क्या ये सारी फैसिलिटीज हैं? क्योंकि हम देखते हैं श्रीलंका के साथ मैच हो रहा है तो शहीन शाह अफरीदी खेलेगा, हम देखते हैं कि यूएई के साथ मैच हो रहा है तो शहीन शाह अफरीदी खेलेगा, हम लोग देखते हैं कि जिम्बाब्वे के साथ मैच हो रहा है तो शहीन शाह अफरीदी खेलेगा, हम लोग देखते हैं कि अगर श्रीलंका के साथ या बांग्लादेश के साथ मैचेस हो रहे हैं तो शहीन शाह अफरीदी खेलेगा। हमारे पास वो रेस्ट का गैप ही नहीं है हमारे प्लेयर्स के पास कि वो लोग रेस्ट कर सकें। हम लोगों ने नहीं देखा कि शहीन शाह अफरीदी इंजर्ड ना हुए हो, उसके अलावा शायद 1-2 सीरीज के लिए टीम से बाहर हुए थे, उसके बाद फिर वापस टीम के अंदर आ गए और कंटिन्यूअसली खेले जा रहे हैं। तो मेरा आपसे यह सवाल है कि क्या हमारे प्लेयर्स के पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर है कि जिसकी वजह से बुमराह इतना अच्छा कर जाता है और हमारा जो शहीनशाह है वो नहीं कर पाता? अब कर लेते हैं भट्टी साहब जरा आखिरी बात की तरफ, क्योंकि मैं बात को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। आपका और सीबीए अरसलान नसीर की एक आपस में कोई इटो डिटो हुई थी, जिसके अंदर आप जो है अरसलान नसीर को कौमियत की बात बता रहे थे कि कौमियत सिखाएं लोगों को। तो क्या सिर्फ अरसलान नसीर ने सिखानी है या आपने भी सिखानी है? क्योंकि हम लोग एज अ नेशन इतनी नाशुक्री कौम है कि हम लोगों ने अपने हीरोज को वो रिस्पेक्ट दी ही नहीं जो वो डिजर्व करते थे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, सिर्फ एक बहुत बड़ी मिसाल बताऊंगा आपको, और वो ये है कि हमें जिस बंदे ने एटमी कुव्वत बनाया, हमारे मुल्क वालों ने या हमारी गवर्नमेंट ने उन्हीं की पेंशन रोक के उनको हाउस जेल कर दी कि आप अपने घर के अंदर ही जेल कैद रहें। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यानी कि हम लोग इतनी नाशुक्री अवाम है, इतनी नाशुक्री कौम है कि हम लोग अपने हीरोज को नहीं सराहते। जस्ट लाइक यू, मुझे नहीं नजर आता कि आपको बाबर आजम पसंद हो। मुझे लगता है ऐसे कि बाबर आजम की जो है वो आपके साथ कोई पर्सनल दुश्मनी है, या बाबर आजम ने शायद आपके पैसे लिए और वो पैसे लेके भाग गया हो और वो पैसे ना दे रहा हो, या वो लोग फिर आपको सही कहते हैं ना कि आप जो है वो बाबर आजम के बारे में बुरा भला इसलिए बोलते हो कि आपको जो है वो व्यूज बाबर आजम के नाम के ऊपर आते हैं, आपका जो है वो घर बाबर आजम के नाम के ऊपर चलता है। अगर आप बाबर आजम का नाम नहीं लेंगे तो आपका घर कैसे चलेगा? तो भट्टी साहब आपसे गुजारिश ये है कि अगर कौमियत की बात है ना, तो अपने प्लेयर्स को इज्जत देना सीखें, रिस्पेक्ट देना सीखें, जहां वो अच्छा करें। मैं ये नहीं कहता कि वो बुरा कर रहे हैं तो उनको जो है वो आप कुछ ना कहें, बुरा कर रहे हैं उनको उनकी आप इस्लाह करें, ना कि उनके फैंस को आप डडू फैंस बोलें, ना कि आप उन्हें घटिया प्लेयर बोलें, कहां का किंग, घंटे का किंग, ये सब बातें बोलें। उससे अच्छा आप उनकी इस्लाह करें, आप उनको बताएं कि वो कहां गलती कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूं ना कि साहिबजादा फरहान हमेशा इन स्विंग वाली बॉल के ऊपर क्यों आउट हो रहा है, तो शायद आपको वो भी नहीं पता होगा। मुझे तो लगता है शायद कि आपको उसका टेक्निकल फॉल्ट का नहीं पता होगा, क्योंकि मैं साहिबजादा फरहान का जो टेक्निकल फॉल्ट है ना इन स्विंग को खेलते हुए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर बात कर चुका हूं। काश कि वो बात मेरी किसी ने सुनी हो, काश। लेकिन साहिबजादा फरहान की सिर्फ आपको छक्के नजर आते हैं, वो भी इसलिए कि साहिबजादा फरहान एक ओवर के अंदर एक छक्का मारता है, 4 डॉट करता है, एक जो है वो सिंगल करके ओवर में 7 रन आ रहे हैं। स्कोर वही है, बस तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इन सब चीजों के बारे में क्या सोचते हैं। अगर तो आपको लगता है कि साहिबजादा फरहान या आपके जो पैरामीटर्स हैं वो सबके लिए एक जैसे हैं, तो प्लीज मुझे ना साहिबजादा फरहान की इनिंग को ब्रेक डाउन करके दिखाइएगा। बहुत शुक्रिया।